तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बात करने के बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं। अच्छा हाँ बेटा बोलो। न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम वाले टॉपिक तो कट नहीं गए। हाँ बेटा देखो इनमें सिलेबस में से काट दिया है, उसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि लेकिन देखो उसकी सिलेबस बता दो। वैसे देखो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सीबीएसई की साइट पे है। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है, जो कटा हुआ पोर्शन है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ काट दिया है ना, लेकिन बाकी चीजें इन्होंने नहीं काटी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उनको बिना फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हो। कुछ टॉपिक्स इन्होंने नहीं काटे हैं, मतलब इसी यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर, तो उनको हम लोग बिना फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नहीं पढ़ पाएंगे। और जैसे हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे काटने से इन्होंने काट तो दिया, ठीक है, लेकिन उनको समझना जरूरी है। समझ गए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पूछेंगे नहीं, लेकिन उसका एप्लीकेशन जहां पर भी होगा वो पूछेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एग्जाम में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद मत करो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको याद करनी पड़ेगी जो हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा। समझ रहे हो, एग्जाम में इवेल्युएशन नहीं होगा उस चीज का, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई उतना आपको याद नहीं करना, लेकिन एक बार समझना जरूर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं कह रहा था कि कुछ सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के हम लोग कुछ आगे चलेंगे। पहला है कि एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ऐसे ये है छत, दिस इज रूफ, रूफ के साथ एक रस्सी बांधी हुई है, रस्सी के साथ हमने एक मास को ऐसे हैंग किया है, ठीक है, ये कोई मास है, इस मास को हमने हैंग किया है और एक रस्सी नीचे लटक रही है। ओके, हम दो काम करेंगे। एक बार तो इस रस्सी को धीरे धीरे खींचना शुरू करेंगे, धीरे धीरे खींचना शुरू करेंगे, ऐसे स्लोली 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 स्लोली, और एक बार हम झटके से खींचेंगे। समझ गए। तो रस्सी है ए, रस्सी बी, ए स्ट्रिंग एंड दिस इज बी स्ट्रिंग। पहले तो हमने बी को धीरे धीरे खींचना शुरू करना है और अगली बार जोर से खींचेंगे। तो बताओ जब हम धीरे धीरे खींचेंगे तो कौन से वाली रस्सी टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये कौन सी रस्सी टूटेगी, और जब हम झटके से खींचेंगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी, बताओ। ओवर टू यू, तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। एक बच्चा बोल रहा है ए, अगर हम धीरे धीरे, दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, बी इज पुल्ड स्लोली। दूसरा है सेकंड सिचुएशन, बी इज पुल्ड विद जर्क, झटके के साथ। अब बताओ इसमें कौन सी रस्सी टूटेगी पहली सिचुएशन में, और सेकंड सिचुएशन में कौन सी रस्सी टूटेगी। देखो अब बताओ फर्स्ट में कौन सी रस्सी टूटेगी और सेकंड में कौन सी रस्सी टूटेगी। फर्स्ट में बी, एक बच्चा बोल रहा है फर्स्ट में बी टूटेगी, इसका मतलब सेकंड के अंदर ए टूटेगी। और कोई बोलो। अगर हम धीरे धीरे पुल करते हैं, अच्छा, और ये कौन से इनर्शिया में आना चाहिए, कौन से टाइप की इनर्शिया की बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक को अगर हम कर रहे हैं तो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम कौन से टाइप की इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ये भी बता दो कि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो कौन से दोनों केस में ए टूटेगी। बच्चा बोल रहा है दोनों केस में ए टूटेगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये भी बताओ कि हम कौन से टाइप की इनर्शिया की बात कर रहे हैं, कौन से टाइप की इनर्शिया की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी बता दो साथ साथ, कौन से टाइप के इनर्शिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें कौन से टाइप की इनर्शिया की बात हो रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है। आपको मैं अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग म्यूट नहीं हो, आप बोल सकते हो अपने आंसर। मोशन की, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है। और बताओ भाई, बोलो बोलो, कौन से टाइप की इनर्शिया की बात हो रही है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चा कह रहा है। ओके ओके, अच्छा
अब इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बच्चा बोल रहा है बी वाली रस्सी टूटेगी जब हम धीरे धीरे पुल करेंगे और झटके से पुल करेंगे। अच्छा, कोई और किसी का और भी कोई आंसर है क्या कि सबके यही आंसर है? किसी का कोई और आंसर भी है क्या? बताओ, किसी का कोई और आंसर भी है? सबके यही आंसर है, दोनों में ए टूटेगी। बच्चा बोल रहा है दोनों में ए वाली रस्सी टूटेगी। अच्छा, इसको तुम करके देख सकते हो, घर पे करके देख सकते हो बड़े आराम से। इसका आंसर है कि जब आप धीरे धीरे पुल करोगे, जब आप धीरे धीरे पुल करते हो तो जो आपका पुल है ना, जो आपका पुल है वो ए वाली रस्सी तक पहुंचेगा। समझ रहे हो? मतलब जब आप धीरे धीरे पुल करोगे तो ए वाली रस्सी को भी फील होगा कि कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। जब आप धीरे धीरे पुल करोगे तब धीरे धीरे तो ए वाली रस्सी तक भी पुल पहुंचेगा। इसका मतलब अब ए वाली रस्सी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो तुम्हारा फोर्स और एक वजन, एक वेट लगेगा और एक तुम्हारा पुल लगेगा। जब आप धीरे धीरे पुल करते हो ना तो हमारी ए वाली रस्सी पर ये दो फोर्स काम करेंगे, एक वेट होगा और एक पुल होगा। समझ गए? इसका मतलब पहली वाली सिचुएशन में कौन टूटेगा? पहली वाली सिचुएशन में ए वाली स्ट्रिंग टूटेगी क्योंकि ए रस्सी तक फोर्स पहुंच जाएगा। लेकिन आप झटके से खींच दोगे, ऐसे झटके से खींचोगे तो बी ए रस्सी तक फोर्स जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जर्क से खींचोगे तो ए वाली रस्सी तक फोर्स जाने का, कह सकते हैं लूजली स्पीकिंग, कि ए वाली रस्सी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और बी वाली रस्सी झटके से टूट जाएगी। ठीक है, अब क्लियर हुई बात? अच्छा, दूसरी बात मैंने पूछा था। हाँ बट बोलो। जर्क क्या होता है? जर्क मतलब झटका, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए जो लगेगा उसे जर्क कह सकते हो। हम बाद में इसको इंपल्स का नाम भी देंगे। ठीक है, बहुत थोड़े समय में लगने वाला फोर्स झटका कह सकते हो। झटका, झटके से खींच दो, ठीक है, झटके से खींच दो, जर्क होता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, इनर्शिया का टाइप पूछा था मैंने, तो इसमें इनर्शिया है रेस्ट का। ठीक है, इनर्शिया है रेस्ट का। देखो ये रेस्ट पे है और जब हम इसको खींच रहे हैं ना, इसको खींच रहे हैं, झटके से खींचेंगे तो ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है। ठीक है, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा और सारा फोर्स, सारा जो गुस्सा है, सारा गुस्सा बी वाली स्ट्रिंग को ही मिलेगा अगर हम झटके से खींचते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं। आप सभी लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे कभी ना कभी देखा होगा। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ये थोड़ा सा मेरा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल, आप सभी लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, है ना? डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि जब किसी हिरन के पीछे शेर भाग रहा होता है तो हिरन किस तरीके से दौड़ेगा तो बचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और क्यों? है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि हिरन, डियर किस तरीके से दौड़ेगा ताकि शेर उसको ना पकड़ पाए और क्यों? दोनों तुम बताओ, बताओ भाई इसका आंसर। अनम्यूट हो सारे, बोल सकते हो। शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा है तो हिरन को, सर जब आता है तो सर लैंड को पुश बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो एक बार। हिरन कैसे दौड़ेगा ताकि वो शेर से बच जाए? बोलो बोलो बोलो, आई वॉन्ट टू हियर यू।
है ना। इसका लिख के मत बताओ, इसका बोल के बताओ। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा है, हिरन के पीछे एक लायन दौड़ रहा है, तो हिरन डियर कैसे दौड़ेगा ताकि वो बच जाए और क्यों? बेटा ये तो दौड़े मतलब दौड़ने का स्टाइल, क्या हिरन सीधे दौड़ेगा तो बचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या हिरन जिगजैग करके दौड़ेगा तो बचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? जिगजैग करके दौड़ेगा। हाँ, क्यों? अब बताओ इसका क्या आंसर है, और ये कौन से टाइप का इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बताओ ऐसा होने से हिरन की बचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों है? सर क्योंकि वो पहले एक डायरेक्शन में दौड़ रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो वो शेर भी उस तरह से फिर दौड़ने की ट्राई करेगा। अब इसको फिजिक्स में समझाओ, फिजिक्स में हिसाब से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से समझाओ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से समझाओ। हाँ, शेयर की स्पीड कम हो। हाँ हाँ, अगर डियर जिगजैग मोशन में दौड़ रहा है और पीछे से लायन भी जिगजैग मोशन में उसको कॉपी करेगा, तो जब उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी मतलब वो गिरने लगेगा एक साइड में, फिर दूसरी साइड में, जैसे वो उसको कॉपी करेगा। काफी कुछ, फिर एज अ रिजल्ट उसकी स्पीड कम हो जाएगी और डियर। हाँ काफी कुछ ठीक है तुमने। अब इसको फिजिक्स के हिसाब से समझें, फिजिक्स के हिसाब से कैसे समझेंगे? अच्छा, डियर भारी है या शेर भारी है? कौन भारी है? किसका वजन ज्यादा है? बताओ, शेर का ज्यादा है या शेर का ज्यादा है? इनर्शिया किसका ज्यादा है? इनर्शिया किसका ज्यादा है? इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सर वो भी शेर का ज्यादा, शेर का ज्यादा होगा। अगर शेर का इनर्शिया ज्यादा है तो डायरेक्शन चेंज करने में ताकत किसकी ज्यादा लगेगी? शेर की। हाँ, इसका मतलब शेर का मास ज्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से डायरेक्शन चेंज करने में शेर के पसीने छूटेंगे। समझ रहे हो? हिरन तो हल्की फुल्की सी है, वो तो जिगजैग जिगजैग आपने देखा ना, बहुत जबरदस्त जिगजैग करके दौड़ती है। और शेर इतना भारी भरकम होता है, जब वो जिगजैग करके दौड़ेगा ना तो उसकी काफी एनर्जी इसमें खर्च होगी, काफी ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि शेर जल्दी थक जाएगा। अभी हमने देखा होगा, आपने जीके में पढ़ा होगा कि विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, है ना, पढ़ा होगा ना, विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन होता है? चीता होता है। लेकिन चीता सबसे फास्ट है तो हिरन को तो हमेशा पकड़ लेना चाहिए उसको, है ना, लेकिन हिरन फिर भी उससे बच जाता है क्योंकि वो जिगजैग दौड़ता है, और हिरन हल्का फुल्का होता है, तो वो बिल्कुल भी जो है शेर के मतलब चपेटे में नहीं आ पाता। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा और समझा, और ये भी पता लगा कि भाई मास जिसका ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, यानी कि उसको चलाने के लिए भी हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उसको स्पीड इंक्रीज करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, स्पीड डिक्रीज करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल्कि ऐसा कहना चाहिए, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इनर्शिया को रिलेट किया फोर्स के साथ। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा था एरिस्टोटल फैलेसी क्या है? एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी बहुत कॉमन सी बात है, जो मैंने कल बताया था ना कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये तो बहुत समझ में आती बात है ना, ये तो बच्चे को पता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन दूसरी बात जो है ना वो बड़ी चकमा देने वाली है। क्या? और वो आम लोगों के किसी के समझ में नहीं आने वाली कि क्या क्या है। दूसरी लाइन क्या है इसकी? अ बॉडी इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विल कीप ऑन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये बात बड़ी ही झूठी लगती है, झूठी मतलब फैलेसी, गलत लगती है, फॉल्स, फैलेसी, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। इसको गैलीलियो ने ठीक किया, ठीक है, गैलीलियो ने काफी 2000 साल बाद एरिस्टोटल की फैलेसी को गलत साबित किया। इसी का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है? तो मैंने कल आप लोगों से बताई, ये बात क्लियर की थी। चलो अब एक एग्जांपल लेके हम स्टडी करते हैं। आप स्कूटर लेके
बाहर निकले, ठीक है, आपने थोड़ी सी रेस दी, आपकी स्पीड बढ़ने लगी। ओके, अब इस एग्जांपल में मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म स्पीड जब आप चल रहे थे तो उसका मतलब है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। आपने स्पीड इंक्रीज करी, आपकी 40 की स्पीड हो गई और आपकी 40 की स्पीड बनी रही है अब, है ना। आप सीधे जा रहे हो, बिल्कुल सीधे जा रहे हो और आपकी स्पीड 40 की ही है, चेंज नहीं कर रहे आप स्पीड। तो क्या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर स्कूटर इज जीरो? मुझे बताओ, इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर स्कूटर इज जीरो व्हेन यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड? बताओ। नो सर। इज टोटल फोर्स, मैं लिख भी देता हूं, इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर स्कूटर is zero if it is moving with uniform speed। अब बताओ, क्या टोटल फोर्स जीरो है? यस सर। एंड फोर्स ऑफ एयर, एक बच्चा फोर्स ऑफ एयर भी इंक्लूड करा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। फोर्स ऑफ आपने एयर को भी इंक्लूड किया, शाबाश, बहुत अच्छी बात, क्लियर। हाँ बताओ बेटा, सब आंसर दो मुझे। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर स्कूटर इज जीरो होगा क्या जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो? अपने होगा सर। अपने कॉमन सेंस से बताओ। टोटल होगा। फोर्स जीरो होगा ना? अच्छा, चलो आप लोगों ने जो भी आंसर दिया या आपने अपने मन में रखा, अब सुनो ध्यान से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से समझो। वो कहता है कि जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड रखने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना। इस चीज को हम समझते हैं। अगर आपने रेस थोड़ी सी बढ़ा दी, है ना, आपने अगर रेस थोड़ी सी बढ़ा दी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है कि नहीं? यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए अगर आपने सोचा मैं थोड़ी सी रेस इंक्रीज कर दूं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और थोड़ी सी रेस कम कर दोगे तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, है ना। और स्पीड अगर आप रेस खत्म कर दो, अगर आप रेस बिल्कुल छोड़ दो, लूज छोड़ दो, तो आपका स्कूटर धीरे धीरे रुक जाएगा ना, है ना, धीरे धीरे रुक जाएगा। रुका क्यों? स्कूटर क्यों रुका? स्कूटर क्यों रुका? अगर आपने रेस खत्म कर दी तो स्कूटर क्यों रुका? बताओ, किस कारण से रुका? फ्रिक्शन एयर की भी और रोड की भी, है ना। फ्रिक्शन एयर की भी है और रोड की, दोनों की फ्रिक्शन की वजह से रुके ना आप, है ना। इसका मतलब आपका स्कूटर जब आप रेस दे रहे थे ना, तो आपका स्कूटर उतना ही फोर्स लगा रहा था जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, है ना। जैसे ये आपका स्कूटर है, ये आपका स्कूटर है और इस तरीके से, ठीक है, ये आपका स्कूटर है, यहाँ सीट में आप बैठे हो यहाँ पर, और ये आप थोड़ा सा आगे बना लेते हैं इसको इस तरीके से। तो जितना स्कूटर फोर्स लगा रहा था, फोर्स ऑफ इंजन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड की वजह से, ऑफ रोड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर। तो अगर आपका इंजन का फोर्स, अगर आपके इंजन का फोर्स इन दोनों के बराबर है तो आपका स्कूटर सेम स्पीड से चलता रहेगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं? तो टोटल फोर्स जीरो हुआ ना। अगर आपका इंजन उतना फोर्स लगाएगा जितना फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, तो आपका स्कूटर बड़े आराम से उतनी स्पीड से चलता रहेगा। अगर आपका फोर्स बढ़ गया, आपने स्कूटर में रेस बढ़ा दी, तो आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, है कि नहीं? और अगर आपकी स्पीड, आप रेस कम कर दो, एक्सेलरेशन कम कर दो, तो आप धीरे धीरे रुक जाओगे। बात समझ आई? तो हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये वाला फोर्स ऑफ इंजन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा, तो आपका स्कूटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल है बहुत ही मजेदार, और बरसात के मौसम के अंदर ही डिस्कस करने में इसको मजा आता है। ठीक है, बारिश का मौसम है आजकल, तो उस एग्जांपल को भी हम स्टडी करते हैं।
अच्छा, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करे। हम जब किसी चीज को ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है ना। और किस रेट से इंक्रीज करती है, हर सेकंड में 10 की स्पीड इंक्रीज करती है, 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करती है। बोला हाँ कि नहीं, है ना, करती है। और अगर इस हिसाब से बारिश की जो बूंदे है ना, बारिश की बूंदें, ड्रॉप्स, तो उसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी, है ना। कितने, कई किलोमीटर ऊपर बादल होते हैं, कई किलोमीटर ऊपर बादल है, वहां से बारिश की बूंद आई, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब जमीन पे पहुंचेगी तो तुम्हें तो गोली की तरह लगनी चाहिए वो, है ना। तुम्हें तो बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक फीलिंग आएगी अगर तुम बारिश में नहाओगे तो, क्योंकि इतनी जोर से बारिश की बूंदें तुम्हें जोर से लगेंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हम तो बड़े मजे से नहा पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि बारिश की बूंदें उतनी स्पीड से नहीं आ पाती जितनी स्पीड से आनी चाहिए, उनकी स्पीड थोड़ी सी कम रह जाती है। हाँ, एक बच्चा ड्रैग फोर्स कह रहा है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा आइडिया है बच्चे को। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ड्रैग एयर रेजिस्टेंस को कहते हैं, ड्रैग इज एयर रेजिस्टेंस। तो भैया ये है आपका बादल, ये बादल है, और ये बारिश की बूंद है, ड्रॉप। और अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई से आएगी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की हाइट से आएगी, है ना, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो हम लोग निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन 10, हाइट है 10,000, ठीक है। तो v हो जाएगा अंडर रूट 20,000 मतलब ऑलमोस्ट रफली 100 मीटर पर सेकेंड, रफली 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से तुम्हारी बारिश की छोटी सी बूंद आएगी। 100 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, कितना हुआ? 100 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20, यानी कि 360 किलोमीटर पर आवर। ये तो गोली की स्पीड हुई, है ना, जो बंदूक की गोली होती है ना, वो इतनी ही स्पीड से निकल के आती है। तो अगर आपका 1 किलोमीटर ऊपर से बारिश की बूंद गिरती है तो उसकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, लेकिन और इतनी स्पीड में तो आपको बारिश की बूंद बिल्कुल निडल की तरह, सुई की तरह चुभेगी। और ओले अगर होंगे ना, ओले तो वो ओले तुम्हारी कार के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर छेद कर देंगे इतनी स्पीड से। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में अगर हम ध्यान से समझें तो हम ये देखते हैं कि जब आपकी ड्रॉपलेट उसकी स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज करती है ना, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक तो एयर रेजिस्टेंस हो गया, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये वाला फोर्स एयर रेजिस्टेंस, ये जैसे जैसे आपकी ड्रॉप की स्पीड बढ़ेगी ना, ये बढ़ता जाता है, समझ गए। जैसे जैसे आपकी ड्रॉप की स्पीड इंक्रीज करेगी, ये वाला फोर्स बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या होगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? तब हमारी ड्रॉप उसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से गिरती रहेगी। यानी ये वो एग्जांपल हुआ कि जब आपने रेस देनी शुरू करी और आपका जो स्कूटर का फोर्स है वो फ्रिक्शन के फोर्स के इक्वल होगा, तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से चलना शुरू करोगे। तो वो एग्जांपल है कि जब एयर रेजिस्टेंस आपकी ग्रेविटी के फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तब आपकी ड्रॉपलेट की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा। बात क्लियर हुई कि नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होने पर कैसी स्पीड रहती है? यूनिफॉर्म। यही तो फर्स्ट लॉ है। ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड विल रिमेन कीप ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब तक कि इस पे बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ पर टोटल फोर्स 0 है, एक तो वेट और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, इसे ड्रैग भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। क्लियर हुई बात? पैराशूट में तो ऐसा ही होता है। पैराशूट लेके क्यों कूदते हैं आप? पैराशूट लेके क्यों जंप करते हो? जैसे ही आप जंप करते हो आपकी स्पीड बढ़ती जाती है,
फिर आप पैराशूट खोल देते हो। जब पैराशूट खोलते हो तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आते हो नीचे, क्योंकि आपका एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटी का फोर्स इक्वल हो जाता है, तब आप यूनिफॉर्म स्पीड से धीरे धीरे नीचे आते हो। बोला है कि नहीं? क्लियर है ना? तो फर्स्ट लॉ वाली सारी बातें क्लियर हुई कि यूनिफॉर्म स्पीड में जब बॉडी चलती है तो उस पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो होते हैं। ये बात कभी मत भूलना। फोर्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहे, फोर्स लग रहे हैं, लेकिन टोटल फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। क्लियर है? ओके, चलो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं और एक और इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी बात करेंगे। बड़ी मजेदार फिजिकल क्वांटिटी है वो भी। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दैट इज मोमेंटम। ठीक है, आज की तारीख नोट कर लो। टुडे इज व्हाट? 8th of जुलाई। नोट कर लो, आप मोमेंटम पढ़ रहे हो। मोमेंटम इज, मैं कह सकता हूं, इट इज जस्ट लाइक गॉड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में इस चीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है और इससे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स और बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स चुटकियों में हो जाते हैं। दिस मोमेंटम आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, है ना? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पढ़ रखा है ना? मोमेंटम P इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो भैया आज की तारीख लिख लो और इस टॉपिक को लिख लो, इस फिजिकल क्वांटिटी को लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सीधी सादी हल्की फुल्की सिंपल सी चीज है। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इज इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर? जिस तरफ बॉडी जा रही होगी उस तरफ उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल लेते हैं। अगर बहुत भारी भरकम ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्या तुम उसके सामने खड़े रहना चाहोगे? क्या तुम उसको रोक पाओगे? अगर बहुत भारी भरकम ट्रक आ रहा है ना, कई हजार किलो का ट्रक आ रहा है, उसमें सामान भी लदा पड़ा है और वो धीरे धीरे बिल्कुल चींटी की चाल से आ रहा है आपकी तरफ, चींटी की चाल से बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, तो क्या आप उसके सामने खड़े रहना पसंद करोगे? नहीं ना, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है ना? उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल थोड़ी है, तो मोमेंटम कैसा हुआ? ज्यादा। और वो क्या करेगा? इतना ज्यादा मोमेंटम तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम्हारा कचूमर बना देगा, है ना? तुम उसके आगे बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे जमीन पे, है कि नहीं? समझ रहे हो? क्लियर? तो तुम उसके सामने क्यों नहीं खड़े रह सकते और तुम उसको रोक क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि तो रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम की बात करते करते फोर्स की बात करनी शुरू कर दी ना मैंने, कि अगर किसी चीज का मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत दूसरा अलग सा। एक छोटी सी चीज, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी बुलेट इतनी छोटी सी होती है और बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 300, अभी हमने देखा 360 किलोमीटर पर आवर। उतनी स्पीड से तुम्हारे सामने आएगी, क्या तुम बुलेट के सामने रहना पसंद करोगे? क्या तुम बुलेट को रोक पाओगे? नहीं ना, है कि नहीं? तो बुलेट तो बहुत छोटी सी है ना, कुछ ग्राम की होती है बुलेट, तो 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम मुश्किल से, ठीक है? 10 ग्राम की बुलेट है, तो 10 ग्राम की बुलेट, 10 ग्राम मतलब इतने केजी की बुलेट, और अगर वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगी तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और तुम उसके सामने खड़े रहना पसंद नहीं करोगे। बात समझ में आई, है कि नहीं? तो मोमेंटम का सीधा सीधा कनेक्शन फोर्स के साथ है। जिसका मोमेंटम ज्यादा, चाहे मास ज्यादा हो,
चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो, मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा। क्लियर, बात समझ आई? और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। बोलो क्लियर? मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ऐसे कह सकते हो। मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मोमेंटम की बात करने में बड़ा मजा आता है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। आपने देखा ना पुरानी मूवीज में देखा होगा कि किले का दरवाजा है, किला, फोर्ट, किले का दरवाजा है, बहुत बड़ा सा दरवाजा है किले का, ऐसे बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उसको तोड़ने के लिए आप क्या करते हो? आपको तोड़ने के लिए क्या करोगे? एक बहुत मोटा भारी भरकम लक्कड़ लेकर के आओगे, है ना, बहुत भारी भरकम पेड़ लेके आओगे, पेड़, है ना, और तुम क्या, बहुत सारे लोग लेके आएंगे और बहुत सारे वो पेड़ को लाएंगे और एक साथ जोर से भाग करके आएंगे और उस दरवाजे को मारेंगे, है कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो लक्कड़ बड़ा होगा और एक वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। इतना भारी भरकम पेड़ और ऊपर से उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली दरवाजा टूटेगा ही टूटेगा, है ना। अच्छा, आपको अगर मान लो दरवाजा कोई खोलना हो, दरवाजा अगर आपको खोलना है, बंद है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे या दौड़ के आओगे और कंधा मारोगे? दौड़ के आओगे और कंधे से ऐसे करोगे, तोड़ोगे ना, दौड़ के आगे जोर से कैसे करोगे? लगातार फोर्स बढ़ाते रहोगे या दौड़ के आओगे और टक्कर मार, हाँ, दौड़ के आगे कंधा मारोगे ना, दौड़ के आएंगे, हाँ, क्योंकि तुम दौड़ के आए तो तुम्हारी वेलोसिटी और तुम्हारा वजन दोनों मिक्स होके एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया जो दरवाजे को तोड़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। ओल्ड के पर क्या लिखा था, कुछ किसी ने कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया। तो दौड़ के आओगे और तुम धक्का मार के दरवाजे को कंधा मार के तोड़ोगे, है ना, क्योंकि तुम मोमेंटम, ये बच्चा जानता है इस चीज को, छोटा बच्चा भी जानता है भाई कैसे खोलना है दरवाजा, है ना, क्योंकि इसको पता है कि मैं दौड़ के आऊंगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। उसको मोमेंटम का नहीं पता, लेकिन उसको असर का पता है कि भैया इसका असर कैसा होगा, है कि नहीं। ओ सीआईडी के दया तो ओके, खैर, तो एक छोटे बच्चे को पता है कि दरवाजा कैसे तोड़ना है, कैसे खोलना है, खासकर लड़कों को तो अच्छे से पता है। अच्छा, क्रिकेट की बॉल और टेबल टेनिस की बॉल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्रिकेट की बॉल काफी बड़ी होती है, मोटी भारी भरकम होती है, और टेबल टेनिस की बॉल हल्की फुल्की होती है। अब टीटी खेलने वाले कभी भी तुम देखा होगा ना, कुछ हेलमेट्स नहीं पहन के खेलते। जो टीटी खेलते हैं ना टेबल टेनिस, वो कभी भी हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, लेकिन क्रिकेट वाले तो ग्लव्स भी, है ना, और नी गार्ड्स भी, और हेलमेट भी, कई सारी प्रोटेक्शन लेकर पहन खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बॉल का मोमेंटम ज्यादा होता है। बेशक टेबल टेनिस की बॉल हल्की है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर भी इसका मोमेंटम बहुत मामूली सा होता है। क्लियर? खैर, बातों बातों में मैंने मोमेंटम और फोर्स दोनों को साथ साथ लेके चला, है ना। मोमेंटम की जब हमने बात करी तो फोर्स की बात करी ना, क्या कही मैंने कि जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो हम धीरे धीरे हम अपने सेकंड लॉ की तरफ आ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर? तो मोमेंटम की छोटी छोटी बातें और भी हम लोग कर लेते हैं एक बार फटाफट। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज, अगर उनका मास कांस्टेंट है और मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, मास इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर मास को कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। जीरो वेलोसिटी जीरो मोमेंटम। मास अगर हम फिक्स किया हुआ है तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। दूसरा ग्राफ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास इज इंक्रीजिंग,
तो भी मोमेंटम इंक्रीज करेगा। जीरो मास जीरो मोमेंटम, अगर मास जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है, और जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब दो बॉडीज है हमारे पास दो बॉडीज है m1 एंड m2। एक बॉडी है m1, इसकी स्पीड है v1, एक बॉडी है m2, इसकी स्पीड है v2। मोमेंटम इज सेम इन बोथ द केसेस, मोमेंटम दोनों केस में सेम है, तो हम लिखेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है? अच्छा, और हम क्या लिखेंगे, m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। इसका मतलब क्या, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, है ना? जिसका मास ज्यादा, यानी मास एक तरीके से कह सकते हैं मोमेंटम। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। अगर मोमेंटम सेम है तो, अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, है ना? सिंपल सी वही पुरानी बात। क्लियर है? एक बार देखें कितना टाइम लग गया। ऑलमोस्ट टाइम इज गोइंग टू बी अप नाउ। ओके, तो मैं आप लोगों को लिस्ट भेज दूंगा कटे हुए सिलेबस की, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर हम उस कटे हुए सिलेबस को नहीं करेंगे तो आगे वाला समझ में कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने काटा ही ऐसा है कि जिसको भी पढ़ना जरूरी है, क्यों उसके बगैर आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो तुम चिंता ना करो। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। सी यू, बाय।